Good evening, everyone. I am Dr. Aditi Bagla. Today, we're going to discuss a key aspect of research, that is, steps in research process. This topic is really helpful and really useful for MBA students, MCOM students, PhD students, for and as well as for UGC NET, because UGC NET paper 1 and paper 2 of commerce में इसका काफ़ी सारा पोर्शन कवर रहता है. Right, this topic is really important. Let's start with the topic. Before we start with the topic, little bit about me. I'm Dr. Aditi Bagla. If I talk about my qualification, I have done PhD, MCOM, MBA, UGC NET in Management and Commerce, and if I talk about my teaching experience, I have 10 years of teaching experience, right? Rest you can look at from the slide. It's all about me. Let's start with the topic. Right, before we start with the research process, everyone must know about the meaning of research. Right, research क्या है? Re plus search, ये दो शब्दों को मिला करके बना है. Right, re means again, search means to find out. कहते कुछ नया ढूंढना, right, but to reach some new conclusions. ठीक है, तो अगर आप रिसर्च के बारे में थोड़ा डीप में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं. राइट, इफ आई टॉक अबाउट रिसर्च इन डिटेल, इसका ये मतलब है कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम सीरीज ऑफ स्टेप्स को यूज करते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू. तो लाइक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च में भी यही समाया हुआ है कि रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं कुछ कॉन्क्लूजन्स पे पहुंचने के लिए. कुछ कॉन्क्लूजन्स माना कुछ नए कॉन्क्लूजन्स पे पहुंचने के लिए. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस. कहते रिसर्च प्रोसेस क्या है? रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स. ये बहुत ही जरूरी एक्शंस और स्टेप्स हैं जो हम लोगों को रिसर्च करने के लिए चाहिए. बेसिकली ये रिसर्चर को बताता है रिसर्च प्रोसेस कि हम एक रिसर्च को किस तरह से रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं इन प्लान्ड वे. राइट, तो रिसर्च प्रोसेस में हम एक फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये की एस्पेक्ट है रिसर्च में. एवरीवन मस्ट नो. देखो, अगर बीबीए के स्टूडेंट्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स. ये हम 8 स्टेप्स हैं जो रिसर्च प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम. तो जो हमारा पहला स्टेप है ना, वो यही बताता है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. राइट, रिसर्च प्रॉब्लम को अगर हम लोगों ने यहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया ना तो हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. देखो, एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, कहते अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड. लेकिन प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या. तो देखिए, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. कहते रिसर्च प्रॉब्लम माना जो इस टॉपिक पे रिसर्चर कुछ ढूंढना चाहता है. राइट, दैट कैन बी सम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट रिसर्चर उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहता है. तो उसको प्रॉब्लम को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है. हम इसको थोड़ा सा डीप में जानते हैं. कहते जब भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है, माना मुझे पीएचडी के लिए थीसिस करना है या मेरे को एमबीए के लिए या एमकॉम के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. देखिए, जिन सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो टॉपिक हमें अवॉइड करना है. राइट, जो आपका टॉपिक है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो, वो बहुत ही वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो वेग नहीं होनी चाहिए. और जिस टॉपिक
पे आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, राइट? तो उसी पे ही हम रिसर्च कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिसर्च हम लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगी। तो जब भी हम एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं तो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है, जैसे कि जिस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च करना चाहते हैं क्या हम इस पे डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, क्या इस पे जो भी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, राइट? तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम रेलिवेंट है, कहीं ये प्रॉब्लम इररेलिवेंट तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले हम लोगों को एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना होता है कि क्या ये प्रॉब्लम करेक्ट है, क्या ये प्रॉब्लम पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या इसका फिजिबिलिटी एनालिसिस है या नहीं, राइट? लेकिन हम लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम को कंसीडर करते, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते टाइम हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूं, बीइंग अ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आपके जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे वो फ्रूटफुल भी नहीं होंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केटिंग या एचआर है, तो मैं उस ही टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करूंगी, ठीक है? तो मार्केटिंग और एचआर इज अ वाइडर टॉपिक, तो मुझे उसमें से भी एक मैनेजेबल टॉपिक चूज करना है कि मैं किस पे रिसर्च करना चाहती हूं, ठीक है? वो टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए और उस टॉपिक पे डेटा भी अवेलेबल हो जाए। और रिसर्च करते टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो हमें ध्यान में रखना होता है वो होता है एथिकल इशू, यानी कि हम लोगों को रिसर्च में कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस चूज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च के रिजल्ट्स निकल करके आते हैं हम उसको जनरलाइज करते हैं, तो अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑप्ट करेंगे तो हम उनको जनरलाइज भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कहता था? रिसर्च प्रॉब्लम। देखो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूं, जैसे कि कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं या बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनमें से ही हम एक रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं ताकि हम इस टॉपिक को थोड़ी सी डीपली अंडरस्टैंड कर पाएं। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? देखिए अगर हम देखना चाहते हैं कि लाइक क्या इम्पैक्ट है, यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं, चलो हम लेटेस्ट एग्जांपल ही लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी, तो ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम थी जिसको हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया इकोनॉमी पे, राइट? या फिर हम ये देख सकते हैं कि कॉजेज क्या थे, व्हाट आर द कॉजेज इन अ लेबर टर्नओवर, राइट? यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के चले जाते हैं तो वो क्या रीजंस हैं, अगर आप उन रीजंस को भी ढूंढना चाहते हैं, लाइक टू फाइंड आउट द कॉजेज लाइक फॉर द रीजन ऑफ लेबर टर्नओवर, राइट? तो अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या वो कॉजेज हैं जिसके कारण आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं, ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम्स अभी देखी, अगर हम इनको लाइक रिसर्च प्रॉब्लम है इस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं तो सेकेंड स्टेप विल बी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट? रिव्यू ऑफ लिटरेचर माना हम लोगों ने लिटरेचर को रिव्यू करना है, यानी कि जो पीछे बुक्स अवेलेबल हैं या पीछे जो रिसर्च स्कॉलर्स ने इसके ऊपर स्टडी किया है, तो हमें उन सारी पॉइंट्स को क्या करना है? डीपली स्टडी करना है। जैसे अभी अभी हमने बात की, एग्जाम्पल ली कि हम इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 देखना चाहते हैं या हम लेबर टर्नओवर के बारे में देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को लेबर टर्नओवर और कोविड के बारे में डीप में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। तो वो नॉलेज हमें कहां से आएगी? जब हम जो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है, जिन लोगों ने पहले स्टडी किया है, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। वो लिटरेचर या बुक्स में अवेलेबल होगा या रिसर्च पेपर की फॉर्म में अवेलेबल होगा या रिपोर्ट्स होंगी, तो उनको हमें डीपली एनालाइज करना है,
क्यों एनालाइज करना है, इसका भी एक पर्पस रहता है। देखिए, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं सर्च करना चाहती हूं, तो अगर मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए जाती हूं तो ये मेरी नॉलेज को इन्हांस करेगा, मुझे बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मेरी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो मैं उसमें ऑथेंटिसिटी से डेटा कलेक्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, राइट। कोई डुप्लीकेसी ऑफ डेटा तो रहेगा तो नहीं रहेगा, तो मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मालूम पड़ता है कि क्या मेरी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उस पे ऑलरेडी ज्यादा स्टडी हुई है या नहीं हुई है, और यहीं से ही हम अपना एक रिसर्च गैप भी निकालते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा, रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड पढ़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इफ आई मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, दैट इज फॉर्म्यूलेटिंग हाइपोथेसिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, हम लोगों को एक टेंटेटिव अजम्पशंस लेकर के चलनी होती हैं, राइट। प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलने होते हैं कि देखिए जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्या इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। वो रिजल्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं, वो रिजल्ट्स फॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमें रिसर्च करने के बाद ही पता चलते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, आई विल क्लैरिफाई यू दिस विद एन एग्जांपल। देखिए क्या कहते हैं फॉर्म्युलेटिंग हाइपोथेसिस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने बात की, अगर हम जानना चाहते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, या अगर हम बात करते हैं लेबर टर्नओवर की, तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस ये फ्रेम कर सकते हैं। या फिर हम एक नई एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस फ्रेम करना चाहते हैं, जैसे कि राजकुमार हिरानी जी की एक मूवी है 3 इडियट्स, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल मैं कोट करती हूँ, क्या कहते हैं वो, ठीक है। देखिए हम लोग एक हाइपोथेसिस फ्रेम करके चलते हैं, मैं क्लैरिटी से बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि देखिए मैंने एक हाइपोथेसिस फ्रेम किया, मेरी एक अजम्पशन थी। मेरी क्या अजम्पशन थी, मेरी अजम्पशन थी कि अगर स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर के लिए पढ़ते हैं तभी उनका नेट क्रैक होता है। मैंने ये अजम्पशंस ली, ये मेरी टेंटेटिव अजम्पशंस थी, राइट। लेकिन कुछ बच्चे बिना पढ़े भी यूजीसी नेट क्रैक कर गए, है ना। तो देखिए ये जो हाइपोथेसिस मैंने फ्रेम किया था रिसर्च करने से पहले, मैंने रिसर्च करना चाहती थी कि क्या जब स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उनका बहुत अच्छा स्कोर आता है। तो मेरी ये अजम्पशन थी कि जब वो पढ़ते हैं तभी अच्छा स्कोर आता है। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है ये हर केस में हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको एक मूवी की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए 3 इडियट मूवी में भी आमिर खान को दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता था लेकिन फिर भी वो टॉप कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता था। तो यही ये कहता है फॉर्म्युलेटिंग हाइपोथेसिस, माना यहां पे हम कुछ टेंटेटिव अजम्पशंस लेके चलते हैं, राइट। इसको हम एजुकेटेड गेस भी कह सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली यू कैन लुक एट फ्रॉम द एग्जांपल ऑल्सो। ये देखिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल डाली है, ये हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से बताती है ना। तो कहते कि ये क्या है हाइपोथेसिस, कहते हाइपोथेसिस क्या है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि अभी तक उसको प्रूव नहीं किया गया है ना, कि वो होगा ही होगा। मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, ये रिसर्च के एंड में ही हमें मालूम पड़ता है। तो ये एक तरीके का एजुकेटेड गेस होता है, ये टेंटेटिव अजम्पशन होती है जो हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट 3 पॉइंट्स। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। यहां पे हमें क्या करना होता है, जितने भी W's और H है ना, उन सभी का रिप्लाई हमें इसी स्टेज पे मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये स्टडी हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या डेटा रहेगा, ठीक है। तो कुछ W's और H का रिप्लाई हम लोगों को रिसर्च डिजाइन में मिलता है। रिसर्च डिजाइन माना हम अपनी रिसर्च को किन मेथड्स के द्वारा करने वाले हैं। यानी कि जब हम सैम्पलिंग, देखिए जैसे कि हम सैंपल साइज क्या रहेगा, है ना, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक ऑप्ट करेंगे, रिसर्च डिजाइन में हम इन्हीं बातों के ही आंसर्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन बेटे सैम्पलिंग टेक्निक्स के लिए मैं एक नेक्स्ट
वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें वो आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या होती हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन में हम लोगों को बेसिकली ये सारे W's और H का रिप्लाई ढूंढना होता है कि कितनी कॉस्ट के अंदर हमें ये रिसर्च कंप्लीट करनी है, क्या टाइम अवेलेबल रहेगा। तो इन W's और H के रिप्लाई हम लोग रिसर्च डिज़ाइन में ढूंढते हैं, क्या मेथड रहेगा, हमारी स्टडी कौन सी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जाना। तो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च, कहते कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट कहां से करेंगे, सैंपल से करेंगे। ठीक है, सैंपल साइज आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन पे हमने रिसर्च किया लेकिन हम उस रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। हम रिसर्च क्यों करते हैं, हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च को जनरलाइज करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने डेटा कैसे इकट्ठा करना है, कितना सैंपल साइज रहेगा, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, प्राइमरी रहेगा कि सेकेंडरी रहेगा, ये हम लोगों को जो भी हम मेथड ऑप्ट करते हैं उससे हम डेटा कलेक्शन भी करते हैं। देखिए मेथड्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी माना फर्स्ट हैंड, सेकेंडरी माना ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो प्राइमरी जो सोर्सेज रहते हैं वो कौन से रहते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर। यानी कि हम इन अलग अलग मेथड्स के जरिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी कौन सी है। जैसे कि अभी अभी हमने लास्ट स्टेप रिसर्च डिज़ाइन में भी बात की थी कि हम रिसर्च डिज़ाइन में ये देखते हैं कि हम लोग जितने भी W's और H का रिप्लाई ढूंढते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम रिसर्च डिज़ाइन और डेटा कलेक्शन को कंपाइल अप करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन भी बड़ी तरह के होते हैं, है ना। कुछ रिसर्च डिज़ाइन में हम एक्सपेरिमेंटेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं और कुछ रिसर्च डिज़ाइन में हम ऑब्जर्वेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ छोटी सी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी, ये आपको टॉपिक थोड़ा और डीप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब मुझे ये जानना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा राजकुमार हिरानी जी की मूवी का इंडियन ऑडियंस पे। तो इसके लिए मैं कौन सा मेथड ऑप्ट करूंगी, इसके लिए मैं ऑब्जर्वेशन मेथड ऑप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट जानना है कि वो कैसा फील करते हैं, है ना, एग्ज़ाम्स के दौरान उनको स्ट्रेस लेवल उनका क्या रहता है, मैं ऑब्जर्व भी कर सकती हूँ या ये मैं सर्वे करके क्वेश्चनेयर के थ्रू भी जान सकती हूँ। यानी कि देखिए अलग अलग मेथड्स रहते हैं जिनके द्वारा हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं कि हम लोगों को केमिकल का रिएक्शंस चेक करना है तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये था 5 स्टेप्स के बारे में। इफ आई टॉक अबाउट टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डेटा एनालिसिस। बेटे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते टाइम हम क्या क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए भी एक पूरा का पूरा स्टेप फॉलो होता है। जैसे कि जो डेटा की कोडिंग करते हैं, जो डेटा इनकम्प्लीट डेटा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। लेकिन डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि काई स्क्वायर हो गया, टी टेस्ट हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। तो हम सबसे पहले सारे डेटा को एक्सेल या सॉफ्टवेयर की मदद से ही ये टेस्ट लगाते हैं, फिर हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में भी बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, दैट वाज द थर्ड स्टेप। बेसिकली हमने वहाँ पे हाइपोथेसिस के बारे में जाना था कि वो क्या होता है, वो टेंटेटिव अजम्पशंस होती हैं। तो हम लोगों को एनालिसिस के बाद मालूम पड़ता है कि वो हमारा कंक्लूजन हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ही हम कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन्स पे पहुंचने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि आपको अपना थीसिस यहाँ पे रेडी करना है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करनी है।
ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि क्या सीक्वेंस रहेगा रिसर्च रिपोर्ट का, ये मैंने डाला है। जैसे कि सबसे लाइक चैप्टर 1 रहता है इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आफ्टर दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, एंड द लास्ट चैप्टर जो रहता है वो रहता है फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, एंड आफ्टर दैट रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस एंड एनेक्स्चर्स। ठीक है, ये रिसर्च रिपोर्ट का एक प्रोसेस रहता है। रिसर्च रिपोर्ट का बेसिकली लाइक एक सीक्वेंस रहता है जो हम लोगों को रिपोर्ट बनाते टाइम फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये था रिसर्च प्रोसेस के बारे में एक क्विक रिव्यू। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में डीप में भी चाहिए, हर एक स्टेप के बारे में भी डीप में भी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रियली थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आप हम लोगों को अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूम पड़े कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस कौन सी आ रही हैं, या आप इसी पीपीटीज के नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रियली थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।